सुना है कि नई बनने वाली अवामी हुकूमत और अवामी वजीर आजम ने आते ही जो शरह गुर्बत थी वो कम 61% से कम होकर 5 या 10% रह गई है। और इसी खुशी में महकमा बरकियात के एक ट्रांसफार्मर पे फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और अवामी हुकूमत दिन ब दिन तरक्की की मुनाजिल तय करती जा रही है। इस सारे सिनेरियो में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फकार अली, BBC के साबक नामा निगार हैं। कैसी रही अवामी हुकूमत, पहला दिन कैसा पाया आपने? फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, ट्रांसफार्मरों का सुना है कि इस खित्ते में गुर्बत है ही नहीं अब। रियली ये मेरे लिए खबर है। देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ की पॉलिटिकल एलीट को, यहाँ की रूलिंग एलीट को जब वो बयान देते हैं तो उनको बहुत केयरफुली स्टेटमेंट देना चाहिए। 35 दिन में वो कर क्या सकते थे, वो तो एक अलग बात। गुर्बत जो है ना, ये बहुत ही संजीदा और सीरियस मसला है। यहाँ हमारे पास जो है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, उस पे 1,30,000 फैमिलीज डिपेंड कर रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर। 1,30,000 फैमिलीज का मतलब ये है कि वो 6.5 लाख अफराद बनते हैं। यहाँ 27 लाख आबादी है, 6.5 लाख ये हुए। दूसरा, जो इन्होंने जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो शुरू करना है, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए जो एप्लीकेशंस मौसूल हुई हुकूमत को वो 1,20,000, उसमें सिर्फ 8,000 ऐसी एप्लीकेशंस थी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ भी रजिस्टर्ड थी। यानी वो 8,000 आप निकालें तो उसके बाद जो है आपका 1,12,000 जो हैं वो लोग हैं, वो फैमिलीज हैं जिन्हें दरख्वास्तें दी। तो 1,12,000 में सिर्फ 18,000 इन्होंने एलिजिबल करार दिया इस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी एलिजिबल नहीं है, मसला यह है कि इनके पास अभी पैसे नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन्होंने जो है इस जो ये 2024-25 में उन्होंने चूंकि वो 10 अरब रुपए उसके लिए रखे, उनको जो प्रॉफिट आया, चूंकि स्टेट बैंक के पास पैसे थे, उस पर जो प्रॉफिट आया उनको वो 1,75,00,00,000 रुपए आया। तो इन्होंने चूंकि जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था हम हर फैमिली को 20,000 रुपए देंगे, तो वो सिर्फ 18,000 फैमिलीज को जो पैसे देने पड़ेंगे वो 4 अरब से ज्यादा है। तो वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी वो शुरू नहीं हो सका। तो ये 1,12,000 खानदान ये बनते हैं 5,60,000, 6.5 लाख वो, यानी निसफ आबादी तकरीबन पॉवर्टी लेवल से नीचे रहती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये कहते हैं कि यहाँ गुर्बत नहीं है, गुर्बत खत्म हो गई, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि गुर्बत खत्म हो गई? ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इस्लामाबाद में रहते हैं। फर्क पड़ता है उन लोगों को जो पॉवर्टी लेवल से नीचे रहते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन। मुझे ये बताइएगा कि 15 वजीर आजम गुजर चुके, 16वें वजीर आजम आए, लेकिन जबान पर अभी वही बेस कैंप की गर्दान जारी है। सब ये बेस कैंप पर सवालात बहुत पहले उठने चाहिए थे और पहले दिन से उठने चाहिए थे। बेस कैंप क्या होता है, मतलब हमें ये समझना है कि बेस कैंप किसका। देखिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या प्लेबिसाइट जो है या रेफरेंडम जो है, वही गिलगित में बैठे हुए शख्स का है, मुजफ्फराबाद में बैठे हुए शख्स का है, श्रीनगर में बैठे हुए शख्स का है, लद्दाख में बैठे हुए किसी शख्स का है, तो सबका है ना। UN रेजोल्यूशंस अप्लाई हो रही हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में। तो ये क्या मतलब है कि हम जी बेस कैंप हैं, हम यहाँ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे और फिर जब वजारत उज़्मा के ओहदे से फारिग होंगे हम फिर पर्क्स एंड, एक लंबी लिस्ट होगी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की, और फिर जब वजीर आजम होंगे कैवलकैड होगा, वजीर आजम हाउस भी, इधर भी दफ्तर,
मतलब इधर भी दफ्तर है, घर है, इस्लामाबाद में भी है। तो ये समझते हैं कि हमारा काम है कि हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करें, और उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार श्रीनगर में, बारामूला में, कपवाड़ा में, किश्तवाड़ में, डोडा की माइन जो हैं, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए इनके जाने दें। ये बेस कैंप क्या है? ये बेस कैंप ये है, ये कहते हैं कि उस पार के लोग मरेंगे और हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। खुद आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम बेनिफिशरीज हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस खून का, इस ब्लड शेड का, जो वहां लाशें गिरी हैं। 70,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 88 के बाद मरे हैं। मुझे 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और आजाद कश्मीर में क्या हुआ? आजाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, 53 अरकान की असेंबली, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 डिवीजन्स, 10 डिप्टी कमिश्नर्स, 3 कमिश्नर्स, 31 सेक्रेटरी से खैर अब कम होकर 20 सेक्रेटरीज तक आए हैं, और साथ ही साथ 1 लाख मुलाजम, रेगुलर मुलाजम। और वहां क्या है? इस बेस कैंप का मतलब क्या है? वहां क्या होगा? पैलेट्स, बम्स, बुलेट्स, डिस्प्लेसमेंट, जेल, टॉर्चर, पैलेट गन्स, ये उनके लिए, और बाकी जो है बेनिफिट्स इनके लिए। मुझे ये बताइएगा, जिस चौक में हम खड़े हैं यहीं पे गुज़िश्ता कुछ माह कबल वज़ीर आज़म जो थे साबक, उन्होंने ललकार के भारत को कहा था, और हाल ही में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कमांडोज तो मांग लिए हैं। अब आम शहरी जो है 27 लाख आबादी है, वो क्या करे? वो कहां से तहफ़्फ़ुज़ करे? समझ आ गई अब आपको बेस कैंप की। प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्या कह, प्राइम मिनिस्टर जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, उनने असेंबली के फ्लोर पर बयान किया, असेंबली के बाहर एक नहीं तवातर से वो बयान देते रहे। जून 2024 के बाद, यानी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट के बाद, वो तवातर से ये बयान देते रहे उस पार लोगों को, हम इसको एक बामानी बेस कैंप बनाएंगे, हम जहाद करेंगे, जहाद का नारा लगाया। फिर उन्होंने ये कहा, देखिए वो कहते क्या है, बेस कैंप समझना पड़ेगा। ये कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स कोट अनकोट, ये सदर हाउस, ये वजीर आजम हाउस, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इस पे उठने वाले अखराजात पार माओं की आऊं का नतीजा है, उनकी असमत दरी का, यानी वो असमत दरी उनकी होगी तो उसका नतीजा ये है। और वहां पे जो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं उसका नतीजा, वहां पे जो शोधा के जो कब्रिस्तान है उसका नतीजा, वहां जो जवान मरते हैं उसका नतीजा। और फिर वो ये कहते हैं, हमें वो कश्मीर आजाद हो ना हो, हमें इस स्टेटस को बेहतर रखना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें गद्दार ना कहें। क्या इनकी आने वाली नस्लें ये कहेंगी उनको कि आपने पार कश्मीर में मरवाया क्यों नहीं स्टेटस को के लिए? मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। LOC पे इन्होंने कोई बैंकर्स बनाए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया? खुद के लिए तो कमांडोज मांग लिए इन्होंने। अब देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? हाई सिक्योरिटी जोन में, इस्लामाबाद में, कश्मीर हाउस में। कश्मीर हाउस में अपनी सिक्योरिटी है, उनको 5 एहलकार, पुलिस के एहलकार वैसे ही सिक्योरिटी पर मामूर हैं जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस 30 नवंबर 2023 को बढ़ाए थे। उसमें यह भी था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जब वो जो है वज़ारत उज़्मा के ओहदे से फारिग होंगे तो उनको वो मिलेंगे 5 पुलिस एहलकार। एक तो वो है, ऊपर से 4 कमांडोज उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से दरख्वास्त की जो उन्होंने उनको दे दी है, और ऊपर से एक और गाड़ी उन्होंने मांगी। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों का ये कहते थे कि वो मरने चाहिए, वहाँ आर्म स्ट्रगल होनी चाहिए, वहाँ आप बयान देखें ना कि वो ये कहते हैं कि वहाँ ये जो है ये सारा कुछ वादी की महरूने मिन्नत है। नहीं जी, वो कहते हैं वहाँ की माऊं बहनों बेटियों की असमत दरी के सदके। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में बैठते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन में है, कश्मीर
कश्मीर हाउस की सिक्योरिटी अपनी, उनके 5 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर, मजीद 4 कमांडोज। ये मुझे बताएं जो उनको कह रहे थे कि आप इस स्टेटस को के लिए मरो, उनके लिए इनने कोई सिक्योरिटी भेजी? ये दुनिया का, ये कोई बेस कैंप नहीं, दुनिया का बदतरीन एक्सप्लॉइटेटिव कैंप है। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल एलीट है, जितने भी सक्सेसिव रिजीम्स हैं, एक एक खून का कतरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गिरा है या उस पार गिरा है, वो उनके हाथों पे। इन्होंने क्या किया? मुबस्सिर बुराई राजकुमारी तैनात करना था, उसका क्या बना? आजाद हुकूमत जो खुद को क्लेम करती है, ये सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर इन्होंने, कहते क्या है, रिफ्यूजी सीट्स खत्म हो। जाहिर है उसमें एक्शन कमेटी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ एक्शन कमेटी तमाम आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों का पॉलिटिकल अलायंस है। हम भी कहते हैं रिफ्यूजी सीट्स खत्म हो, हम भी कहते हैं इसलिए खत्म हो कि वो मिसयूज हुए, अब्यूज हुए इन एक्सप्लॉइटेटिव रिजीम्स के हाथों, वो सीट्स खत्म होनी चाहिए। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं, ये कहते हैं हम पूरी रात से जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर का जुरिस्डिक्शन जीबी में है, जीबी में अपनी हुकूमत है, तो जीबी की हुकूमत कहेगी कि हम आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर का रवैया क्या होगा? पार की हुकूमत ये कहे हम आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका रवैया क्या होगा? ये ना इनका वहाँ जुरिस्डिक्शन, ना उन्होंने इनको मैंडेट दिया, ये कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कोशिश करेंगे अंडर यूएन रेजोल्यूशन, और फिर 30th अमेंडमेंट के तहत उसको कहा यूएन चार्टर, उसमें खुश हो रहे थे। यार आपने इन 78 सालों में अपनी प्लेबिसेट के लिए, अपने रेफरेंडम के लिए, अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में किया क्या? आपका सारा दारोमदार इस बात पर है कि पार मरना चाहिए कोई, वो इनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इन्होंने एक्चुअली राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो इन्होंने सरेंडर किया, और डिकेड्स अगो। और तीसरी बार इन्होंने ये कहा हम प्लेबिसेट एडवाइजर अपॉइंट करेंगे। मैं मतलब आप देखें इन सेंसिटिविटी, देखें आप 90s में एक केस होता है हाई कोर्ट में, प्लेबिसेट एडवाइजर अपॉइंट करना है। वहां उस वक्त की हुकूमत जब पार मास मसक्कर्स हो रहे थे, जब पार डे और नाइट कर्फ्यूज होते थे, जब वहां सीजर्स होते थे, जब वहां कार्डन और सर्च ऑपरेशंस हो रहे थे, जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को किडनैप करके टॉर्चर सेल्स में मारकर अनमार्क्ड ग्रेव्स में फेंका जाता था, उस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हाई कोर्ट में ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है प्लेबिसेट एडवाइजर अपॉइंट करने के लिए। उन्हीं का कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि ये आपके पास तो एडवाइजर्स बनाने के लिए पैसे हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स बनाने के लिए पैसे हैं, वजीर बनाने के लिए पैसे हैं, तो एक एडवाइजर अपॉइंट करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? फिर एक और जो प्ली लेते हैं ये कोर्ट में, अभी हिंदुस्तान तैयार नहीं है। अगर हिंदुस्तान तैयार नहीं है तो आप यहाँ क्या बेस कैंप और वहां क्यों लोगों को मरवा रहे थे? कोर्ट में आप ये कह रहे हो। लेकिन इससे भी बहुत रूथलेस बात, 2024 में जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जहाद करने जा रहे थे कश्मीर हाउस में, वो ये कह रहे हैं अभी उस पार कोट अनकोट इंडिजिनस मूवमेंट उतनी मजबूत नहीं है। जब वो मजबूत होगी इंडिया सरेंडर करेगा और फिर हम प्लेबिसेट एडवाइजर अपॉइंट करेंगे। ये क्या अमेरिका है? नहीं, ये अमेरिका है कि वो वहां, और यानी आप देखो वो रूलिंग एलीट, वो पॉलिटिकल एलीट, मतलब उनकी इनसेंसिटिविटी बियॉन्ड रिपेयर है। वो कहते हैं वहां बच्चे और औरतें इंडिया को सरेंडर करवाएंगे पहले, फिर जो यहाँ जो चूंकि वैसे भी आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज कश्मीरीज है ना, मेरे ख्याल ये खुद को समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये समझ रहे थे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसके बाद हम प्लेबिसेट एडवाइजर जो है अपॉइंट करेंगे। मतलब उनको क्या इंडिया सरेंडर करेगा, प्लेबिसेट एडवाइजर की जरूरत क्या अब? लेकिन सबसे अहम बात 2019 में इन्होंने ये कहा हमारा उस कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने डिस्टेंस किया खुद को, इन्होंने कहा कि हम उस कश्मीर पर बात नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, और वो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। जब वहाँ जेनोसाइड थ्रेट था, ये याद रखें, वहाँ सीज था,
जेनोसाइड थ्रेट था, हमें नहीं पता है वहां जेनोसाइड हो रहा था। इन्हें अपना ताल्लुक उस कश्मीर से खत्म किया, वो कश्मीर भी इनसे अपना, उस कश्मीर ने भी इनसे मुकम्मल तौर पे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। अदर कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं है उस कश्मीर से, ना ही उस कश्मीर का इस कश्मीर से। ये बेस कैंप, ये जो शिक्के हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि श्रीनगर की गलियों में वजीर आजम जो थे साबिक, उनकी तस्वीर लग गई और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर को लेके बहुत सी मूवमेंट चल रही है, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। क्यों इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? जो उनकी तरफ देखें। आपने देखी इनकी तस्वीरें लड़काना की? देखी? जी जी देखी ना? देखिए, जो लड़काना की तरफ देख रहे हैं, जो क्या लाहौर में क्या है जी वो इनका रायवंड की तरफ देख रहे हैं, जो बनी गाला की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ वो देखेंगे जिनके डॉक्टर्स मारे गए, जिनके इंजीनियर्स मारे गए, वो इनकी तरफ देखेंगे। कौन है ये? आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुबस्सर तैनात कर लेगी? और हाल ही में 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का जब आलमी दिन था, तो यहाँ पे बेस कैंप में कश्मीर नामी जो जिसके नाम पे ये दुकान चला रहे हैं, कोई इवेंट देखने को नहीं मिला हुकूमती सर। उस कश्मीर को देखिए, द थिंग इज, जो अंडरस्टैंड करना है, उस कश्मीर को छोड़ें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग मारे गए हैं 30 साल, इनमें से इन सियासतदानों में से कोई सियासतदान नहीं गया। मैं लीपा से लेकर समानी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुमा हूँ, 10 दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा हूँ। मैंने कभी भी आज़ाद कश्मीर का कोई सियासतदान लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं देखा। हाँ, मकामी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स तो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो तो देखे, लेकिन और कोई अफसर हमने उन इलाकों में नहीं देखा। यहाँ तक कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट नहीं होते थे, मेडिसिन नहीं होते थे, ब्लड लॉस की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। वहाँ सिर्फ एक हॉस्पिटल्स होते थे, वो थे पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल्स, जिसपे वो पूरी आबादी, जाहिर है उनके छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अपनी फौज के लिए होते हैं। फौज के बजाय वो सिविलियंस को ट्रीट कर रहे थे। 24 आवर्स वो हॉस्पिटल्स खुले रहते थे, वो वहाँ मकामी जो सिविलियन जख्मी होते थे उनको ट्रीट कर रहे होते थे। किसी भी सिविल हॉस्पिटल में दवाई नहीं होती थी, इक्विपमेंट नहीं होती थी, एम्बुलेंस तो बिल्कुल भी नहीं, और डॉक्टर्स नहीं होते थे, और ना ही ये सियासतदान। दूसरी बात, अहम बात, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग मारे गए 30 साल में, इंडिया ने स्नाइपर्स यूज किए, और इनसे पूछे किस किस मुल्क के यूज किए, इनको नहीं पता होगा, इनको इससे ताल्लुक नहीं है, ये यहाँ रहते नहीं है, ये इस्लामाबाद में रहते हैं, ये कश्मीर को अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको पूछे कौन कौन सा वेपन इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल किया, इनको पूछे एक्सप्लोसिव वेपन क्या होता है। इंडिया ने मोटर यूज किया, आर्टिलरी यूज की, इंडिया ने इटली, अमेरिका और रशिया के स्नाइपर गन्स यूज की, और इसी तरह से इंडिया ने जो बैंड वेपन है क्लस्टर बम वो यूज किए, लेकिन इन्होंने 30 साल वो फायर होता रहा। एक ये बताएं कि इन्होंने एक केस भी डॉक्यूमेंट किया होगा? ये क्या समझते हैं पूरी दुनिया जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां वो आएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने ये कर रहे हैं, कश्मीर पे वो कर रहे हैं। इनकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले लोगों को नुकसान हुआ, इनकी वजह से उस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर जाते थे, जाहिर है जिनसे मिलते थे वो सवालात पूछते थे, इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, इन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी ने नहीं की। इन्होंने इंडियन क्राइम्स को कवर अप किया है। जब आप कवर अप करते हो, डिलिबरेटली इग्नोर करते हो, कंडोन करते हो, तो इसका मतलब आप कंप्लिसिट हो क्राइम्स में। तो ये कौन है बेस कैंप? और ये तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी और तारीकी छा रही है, और मुझे उम्मीद है कि समाज में जो है एक दिन जो रोशनी की किरण है वो फूटेगी, और बेस कैंप के जो हकीकी माने हैं वो मालूम होकर सामने आएंगे, और बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। आज तक दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बा।